नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतिहास और नवाबों के शासन पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उधर कई बीजेपी नेता भी भोपाल में नवाब से जुड़ी यादों को हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शमशूल हसन ने भी इसे नवाबों का अपमान बताते हुए मोर्चा खोलने की बात कही है। भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए लेखक मनोज मुंतशिर ने हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी बताते हुए भोपाल को राजा भोज की नगरी बताया और नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग की है। नवाबों के नामों निशान मिटाने की समाजवादी पार्टी बीजेपी की साजिश करार दे रही है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता शमशूल हसन का मानना है कि मनोज मुंतशिर ने आपत्तिजनक बयान देकर नवाबों का अपमान किया है। सरकार में बैठे लोगों को खुश करने चाटुकारिता करके वह ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने मनोज मुंतशिर से आह्वान किया है कि वह अपनी चाटुकारिता से इतिहास को ना छेड़े, वरना उन्हें भोपाल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। शमशूल हसन ने यह भी कहा कि भोपाल के नवाबे की हमें कई सौगातें दी हैं। नवाबों ने ही बैरागढ़ को बसाया है, पाकिस्तान से आए लोगों को भोपाल में जगह दी है। बहुत बड़े शर्म का विषय है, एक नाचने वाला, एक गाने वाला, जिसको शहर के भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम नहीं है, कि शहर की फ़िज़ा के बारे में नहीं मालूम, इस यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे शहर की कहाँ से आया, कौन सा गवैया नचनिया, वो हमारे शहर की गंगा जमुना तहज़ीब को खंडित करने का काम मंच से काम कर रहा है। ऐसे लोगों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो हमारी शहर की फ़िज़ा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की सीमाओं में माननीय मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देना चाहिए। इसमें नाम बदलने की वो बात कह रहे हैं, नाम पे क्या रखा है? आप नाम कुछ भी बदलो, जो हमें हबीबगंज लेना है तो हम हबीबगंज ही कह सकते हैं। हम लोग रानी कमलावती, जहाँ कमलावती जी का स्टैचू बनाया था, वहाँ उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ बनाते कि लोग वहाँ खेलने जाते, देखने जाते, एक पिकनिक स्पॉट होता, घूमने जाते, और ये बताते कि हमारे शहर में ये रानी कमलावती हैं, निज़ाम शाह की बीवी हैं, ये गोंडों की राजा की बीवी है, तो हमें अच्छा लगता। लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसने विस्थापितों के लिए पाकिस्तान से आए हुए, सिंध से आए हुए सिंधी समाज के लिए सिंधी कॉलोनी बसा दी। ऐसे लोगों के लिए जिस नवाब ने बैरागढ़ बसा दिया, ऐसा नवाब, ऐसी रॉयल फैमिली बेगमात जिन्होंने ताजमहल जो ख़ुद के लिए बनाया वो ताजमहल दे दिया। अगर आज हम उनको ये कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं या बदमाश हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा गुंडा, उससे बड़ा बदमाश नहीं होगा। जिनकी ज़मीनों पे हम लोग खा रहे हैं, जिनकी ज़मीनों से व्यापार कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पे खड़े होकर शिक्षा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन ज़मीनों पर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर आज हम उस ज़मीनों के मालिक को हम गुंडा कहते हैं और आतंकवादी कहते हैं, तो इससे शर्म का विषय मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, जिससे कि हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है वो खंडित हो। अवैध रूप से शराब परोसने वाले अमूल्या गार्डन को तोड़ा। गुलमोहर इलाके के पास आबकारी विभाग की कार्रवाई। 2 दिन पहले आबकारी विभाग ने मारा था शराब मामले में छापा। 42 शराब पीते लोगों को अमूल्या गार्डन के संचालकों पर दर्ज हुआ केस। गार्डन पे पिछले दिनों अवैध रूप से शराब पीते हुए की कार्रवाई हुई थी सर। नहीं, इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी बता पाएंगे। संयुक्त कार्रवाई है ये। क्या इस संबंध में नगर निगम वाले अधिकारी बता पाएंगे। संयुक्त कार्रवाई है ये, जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है। संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा है हम लोग। कार्रवाई में मतलब आप लोगों का कुछ वो होगा तभी तो आए ना, नहीं तो जिला प्रशासन हमें निर्देश दिए गए थे कि नगर निगम के साथ आप संयुक्त कार्रवाई में शामिल रहे, इसलिए हम लोग आए हमारी टीम के साथ। हमने आज तक अतिक्रमण की कार्रवाई में जिला प्रशासन नगर निगम को देखा है, आबकारी विभाग को नहीं देखा। आप जो आज
आज ये लीगल रिस्ट्रिक्शन तोड़ रहे हैं, कारण क्या है? केवल क्या शिकायत के आधार पर? इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी ही बता पाएंगे। हम लोग एक टीम का हिस्सा है। प्रकरण दर्ज किया था यहाँ थी शराब पकड़ी गई थी यहाँ पर, आपने कार्रवाई करते हैं। आप लोगों ने कितने दिनों कार्रवाई की थी सर? 49 लोगों को आपने नामजद वो भी करा था, उनकी रिपोर्ट भी FIR भी हुई थी। मामला क्या था सर? क्या उसके बाद वो अवैध लेकर पिलाने की शिकायत थी और प्रकरण दर्ज किए गए थे यहाँ पर। सर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लगातार जो अवैध शराब पिलाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो ये कार्रवाई उसी जिस पर हुई है? नहीं, एक्साइज की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है अवैध शराब पिलाने वालों पे और आगे भी करती रहेगी। कार्रवाई हो रही है सर। नगर निगम कह रही है कि जो ये आपका विभाग कह रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है ये नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से हो रही है, सर कारण? देखिए, ये संयुक्त कार्रवाई है जिला प्रशासन की। यहाँ अवैध रूप से शराब विक्रय की भी शिकायतें बार बार मिली हैं, इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और अनुमतियों के भी इश्यूज हैं। तो एक बेसिक वो कार्रवाई है। अभी जो अवैध वो अतिक्रमण है, वो सारे अतिक्रमण अभी हम हटाएंगे, उसके बाद आगे भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उससे मत वो नहीं है, हमें केवल ये कि सर ये जो कार्रवाई हो रही है इसी को लेकर, बाकी हमारे कुछ नहीं। ये कार्रवाई आज कार्रवाई हो रही है, सर ये किस इसमें क्या है, ये बिना अवैध, ये सब पूरे अवैध निर्माण थे और ये जो शादी हाल का संचालन था ये भी अवैध रूप से बिना अनुमति से किया जा रहा था, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। शराब भी पिलाई जा रही थी यहाँ पर, शराब पिलाई जा रही अब इसकी जानकारी तो एक्साइज वाले बताएंगे। एक्साइज वाले तो खड़े हैं। हाँ, वो इसीलिए तो है ना वो। सर ये नगर निगम, आबकारी और जिला प्रशासन हाँ। की संयुक्त कार्रवाई है, हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं केवल बिल्डिंग परमिशन के नहीं, हम लोगों की कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण संबंध में है, बाकी आबकारी वालों की होगी उनकी अलग से। कितना अवैध इनलीगल लगभग कुल मिला के शेड और पक्का निर्माण मिला के लगभग 2,500-3 हजार स्क्वायर फीट है। सर इसके अलावा क्या इसको लेकर क्या पूर्व में पहले भी शिकायत आई थी सर, क्या जिसके बाद आज आप कार्रवाई? पहले की जानकारी हमको नहीं, अभी शिकायत आई थी। हाँ, अभी पहले की जानकारी हमको नहीं, लेकिन अभी 1 हफ्ते 15 दिन से इसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ठीक है ना। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सिरफिरे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो डीजीपी कार्यालय का अफसर बनकर पुलिस के दरोगा स्तर के अधिकारियों को फोन पर धमकाते हुए रुपए की मांग करता था। महज 5वीं तक पढ़ा हुआ युवक पहले भी धोखाधड़ी के मामले में रीवा में जेल की हवा खा चुका है। अभी तक वहां 50 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के साथ अड़ीबाजी कर चुका है। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इंदौर की एक महिला उपनिरीक्षक की शिकायत पर उसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एक महिला एसआई ने शिकायत दर्ज कर बताया था कि एक व्यक्ति खुद को पुलिस अफसर बताते हुए सस्पेंड करने और स्थानांतरण करने के लिए पैसों की मांग कर रहा है। धोखाधड़ी अड़ीबाजी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। पता चला कि जिस नंबर से फोन किया है वह रीवा के पनवार थाना इलाके के ग्राम अभोरी निवासी ब्रदसेन मिश्रा के नाम पर जारी हुई है। सर, डीजीपी कार्यालय का एक अधिकारी बनकर पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर और उनको पनिशमेंट देने के नाम पर धमकाने वाला एक ठग को गिरफ्तार करा। पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये अधिकारियों को धमका रहा है? क्राइम ब्रांच भोपाल को विभिन्न माध्यमों से और काफ़ी जगह से शिकायत मिल रही थी कि कोई व्यक्ति है जो मोबाइल नंबर से कंट्रोल रूम के माध्यम से थाने का नंबर लेता है और वहाँ पर पदस्थ कर्मचारियों के विषय में जानकारी लेता है और ये वरिष्ठ कार्यालयों का हवाला देकर ये व्यक्ति उन कर्मचारियों से सीधा संपर्क करता है और कहीं ना कहीं उनसे पैसे ठगने, पैसे ऐंठने के लालच में धोखाधड़ी करने की नीयत से सब कर रहा था। जब इसकी पड़ताल की गई, इसमें शिकायतों के आधार पर हमने विवेचना तस्दीक की तो मालूम पड़ा कि व्यक्ति रायपुर में है। रायपुर बिलासपुर के आसपास इसका रहना पाया गया। वहाँ पर टीम भेजी गई। क्राइम ब्रांच की टीम 3-4 दिन वहाँ रही। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में तलाश की गई। बाद में मालूम पड़ा कि तस्दीक करने पर मालूम पड़ा कि व्यक्ति का नाम ब्रदसेन मिश्रा है जो रीवा का रहने वाला है, जो बाद में छिंदवाड़ा शिफ्ट हो गया था। जहाँ छिंदवाड़ा में 2021 में इसके द्वारा CUG नंबरों पर फ़ोन लगाकर और जो कार्यालय में SRC जो सर्विस मैटर्स देखते हैं उन क्लर्क को फ़ोन लगाता था और ट्रांसफ़र के इच्छुक कर्मचारियों को आवेदन प्राप्त करता था। चूँकि जो ट्रांसफ़र के इच्छुक होते थे फिर उनको कहीं लालच देकर उनसे भी धोखाधड़ी ऐंठने का प्रयास करने पर 2021 में छिंदवाड़ा जो नारदेव में इसके खिलाफ 419-420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जहाँ पर इसको रीवा जेल भेजा गया था। उसके बाद भी इस व्यक्ति में कोई सुधार नहीं आया। जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः ये काम शुरू कर दिया और अभी काफ़ी मात्रा में फ़ोन किए गए, जहाँ पर हमें अभी जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अभी ट्रांसफ़र पैसे करने की, खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा इसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता करने का प्रयास किया तो कुछ इस तरह से कुछ सन की प्रवृत्ति का व्यक्ति लगता है।
इसकी जो पत्नी है वो अविवाहित रूप से उसको रखे हुए है, बहन के पास रहता है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। इसके बाद बार बार मोबाइल बंद कर लोकेशन चेंज करता रहता है और इलाहाबाद और उसके बाद भोपाल में निसरतपुरा क्षेत्र में पकड़े जाने से बचने के लिए नाले में कूद गया था, जहाँ पर क्राइम ब्रांच के स्टाफ और कर्मचारियों द्वारा मशक्कत करके इसको पकड़ा गया। कुल मिलाकर ये आरोपी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जांच के नाम पर थाने के कर्मचारियों को फ़ोन करता था और भ्रष्ट कार्यालयों में अपना होने का हवाला देकर उनको पैसे ऐंठने और ठगने का काम कर रहा था। ये कंट्रोल रूम के नंबर कहाँ से लेता था? तो बताया जा रहा है कि रायपुर और मध्य प्रदेश के कंट्रोल रूमों का नंबर लेकर ये अधिकारियों को फ़ोन लगाता था। देखिए, हम जानते हैं कि पुलिस के नंबर तो कई जगह डिस्प्ले होते रहते हैं, चौकी, थाने, वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में, बड़े कार्यालयों में। इसके अलावा नेट पर भी हम देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जानना बड़ा कठिन काम नहीं होता, पुलिस के नंबर कहीं से मिल सकते हैं। आप 100 नंबर लगाकर भी पुलिस का नंबर ले सकते हो, तो ये इसके लिए जानना कठिन काम नहीं था। परंतु इसका जो प्रवृत्ति और जो धोखाधड़ी करने की नीयत और आपराधिक नीयत के कारण को ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास किया और इस तरह धोखाधड़ी के लिए लोगों को फ़ोन लगाना, लोगों के पास फ़ोन जाना पाया गया और करीब इसको 5-6 दिन की मशक्क़त के बाद पकड़ा गया। क्वालिफिकेशन प्रोफाइल क्या है? ये बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये इंदौर में गार्ड रहा है, इसके अलावा जुन्नर छिंदवाड़ा में भी काम किया है। चूँकि कोरोना के समय में काफ़ी रोज़गार चेंज किया या लॉकडाउन के टाइम ये वहाँ अपनी ड्यूटी से मुक्त होकर कहीं और चला गया और फिर इसने इस तरह की धोखाधड़ी शुरू की। चूँकि इसकी प्रवृत्ति धोखाधड़ी करने की है, किसी बेरोजगारी के कारण ये काम नहीं कर रहा है। सर, इसकी शिकायत किससे करी थी सर? ये शिकायत हमारे पुलिसकर्मी, जिनका कि हम नाम गोपनीय रख रहे हैं विवेचना की दृष्टि से और उसकी निजता की दृष्टि से, ये जिन व्यक्तियों के पास फ़ोन पहुँचे हैं तो काफ़ी संख्या में इन लोगों की हमें आवेदन और इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग बरकरार है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सज्जन सिंह पर हमलावर होते हुए कहा कि देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस को देखकर दया आती है। जिस तरह सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि गोविंद सिंह की उम्र देखकर उन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वहीं नेहा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि नहीं उनके पास कोई योग्यता है या नहीं उनको कोई अनुभव है, वह दया पात्र थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। एक और दया पात्र और उम्रदराज है कमलनाथ, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। कमलनाथ नहीं चुनाव जीतेंगे, वहीं विधानसभा में पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री बनने का उतना सवाल ही नहीं उठता है। देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस को देखकर अब दया आती है। माननीय सज्जन सिंह वर्मा बता रहे हैं कि जिस तरीके से गोविंद सिंह की उम्र है उसको देखकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसका मतलब तो ये है कि गोविंद सिंह जी की ना कोई उपयोगिता है, ना उनमें किसी प्रकार का कोई टैलेंट है, ना उनका कोई अनुभव है। वो तो दया पात्र थे, इसलिए उनको बना दिया गया। और दूसरी ओर भावी का भाव लिए एक और उम्रदराज, शायद वो भी दया का पात्र रहे होंगे, इसलिए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वो कमलनाथ जी जो भावी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर इस प्रकार की भावना ना अरुण यादव रख रहे हैं, ना अजय सिंह राहुल भैया रख रहे हैं और ना ही गोविंद सिंह रख रहे हैं। उन्होंने तो ये भी स्पष्ट कर दिया कि कमलनाथ ना ही चुनाव जीतेंगे, ना विधानसभा में पहुंचेंगे, तो मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। है कि जनता ने जो 28 के उपचुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने विकास और कल्याण की योजनाएं लाकर जन जन को लाभ पहुंचाया है। पूर्व में भी हमारी सरकार थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें तो समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए जो व्यवहार आप
चाहते हो दूसरे के लिए भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, विद्रोह क्या, देखिए विद्रोह क्या होता है, विद्रोह कुछ नहीं होता। सारे वरिष्ठ नेतागण, जिसमें गोविंद सिंह जी भी मौजूद थे, सज्जन वर्मा भी मौजूद थे, 22 बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे, हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई बोला है कि मैं महत्वाकांक्षी हूं पर जनता के लिए। नगर निगम के 38 कर्मचारी नियमितीकरण का लाभ ले सकेंगे। अभी तक संविदा में कार्य करने वाले यह कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद और नगर निगम सदन ने स्वीकृति मिलने के पश्चात नियमितीकरण का लाभ ले सकेंगे। 2017 में कई कर्मचारियों को नियमित किया गया है, वहीं 38 कर्मचारियों की नियमितीकरण समक्ष अधिकारी की स्वीकृति न मिलने के कारण अटकी हुई है, जिसके लिए नगर निगम का कर्मचारी संघ लगातार प्रयासरत था, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष राम दुबे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मिले और बाकी बचे कर्मचारी की नियमितीकरण को लेकर चर्चा की। महापौर ने तत्काल ही इसमें अपनी स्वीकृति दी है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही यह सभी 38 कर्मचारी नियमित कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं नगर निगम में देंगे। महापौर से हम लोगों ने मुलाकात की। विगत 2017 से जो हमारे कर्मचारियों को विनियमित किया गया था, उसमें हमारे ऐसे 38 कर्मचारियों को छोड़ दिया था, जिसमें शासन का कहना था कि इनको सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि ये सारे कर्मचारी कोर्ट से आए थे। हमारा ये कहना था कि जब माननीय न्यायालय से इनकी वापसी हुई है तो फिर सक्षम अधिकारी की क्या आवश्यकता। मगर आप समझ लो 2017 से लेके ये मामला टलता रहा। अभी जाके इस मामले में स्वीकृति माननीय MIC के द्वारा, सदन के द्वारा दी गई है। हम उसी विषय में आज महापौर जी से हमने चर्चा की, उन्होंने इसको कर दिया है। निश्चित रूप से अगले हफ्ते तक हमारे इन 38 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमको बोला है। 1 हफ्ते के अंदर इसके आदेश जारी हो जाएंगे। इसलिए हमने उनसे संपर्क किया था कि बहुत समय हो चुका है और इन लोगों को नियमितीकरण का लाभ भी दिया जाए जैसे अन्य कर्मचारियों को दिया जाना है। इसी मामले में आज माननीय महापौर से हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले हफ्ते तक हमारे इन समस्त कर्मचारियों को विनियमितीकरण का आदेश प्राप्त हो जाएगा। नगर निगम के 38 कर्मचारी भाई हमारे जो दैनिक वेतन भोगी थे, उनको विनियमित किया जाना था, ऐसी शासन की भी मंशा थी। काफ़ी समय से वो पेंडिंग था। हम लोगों ने उस पर पहल करके और उनके हित में MIC से पारित किया, उसके बाद सदन को प्रेषित किया, तो सदन ने भी उसको सर्वसम्मति से पारित किया। आज एक आदेश बस उसमें निकलना बाकी है। ये सभी 38 परिवार जो सौभाग्यशाली हैं कि ये अब से नगर निगम के उस आदेश के बाद से विनियमित कर्मचारी होंगे। मैं इन सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। खबर देवास जिले की है, जहां पर जिला प्रभारी मंत्री यशोदा राजे सिंधिया आज कन्नौज पहुंची। लाडली बहनाई लक्ष्मी योजना, महिला सम्मान, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम खातेगांव विधानसभा में कई लोकार्पण के साथ साथ जिला स्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठक, जिसमें उन्होंने आगामी योजनाओं के बारे में गांव के हर ग्रामीण तक योजना कैसे पहुंचे उस विषय में चर्चा की और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों पर जोर किया। साथ ही जैसे ही कन्नौज नगर के आसपास के गाँव में सूचना लगी कि प्रभारी मंत्री कन्नौज पहुंच रही है, उसी बीच ग्राम कतलाय में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने मौके पर आपका चक्का जाम हटाया और प्रशासन ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि इसी के साथ प्रभारी मंत्री जैसे जैसे कन्नौज की ओर आने लगी तो भारतीय किसान संघ कन्नौज के द्वारा बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के सामने काफिले को लेकर रोककर किसान ने अपनी समस्या जाहिर की और बोला कि मूंग की फसल हमारी खराब हो चुकी है। हमारे साथ मतलब ये कम नहीं, हमारे मनोज चौधरी कम नहीं है ना, और हमारे आज हमारे पहाड़ सिंह जी कम नहीं है, पर मेरी वरिष्ठता के बावजूद मैं कहूंगी कि विधायक हो तो ऐसा
जिस उत्साह से मैंने आप लोगों को आज देखा, ये उत्साह सिर्फ होती है और ऐसा विधायक मिले उस जगह का जहां अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान मिल जाए। वो उत्साह तभी होती है, वो कहने पहुंचे थे और बैठक भी हुई है, क्या विशेष बिंदु थे और यहाँ पे क्या क्या सौगात दी आपने? सौगात देने के लिए नहीं आए, मैं जनता के काम करने के लिए आई। तो हम विधायक जो होते हैं वो ही जनप्रतिनिधि हैं, तो उनकी बातें मेरी ड्यूटी होती है कलेक्टर के सामने रखने के लिए और देखने के लिए कि कितना काम हम कर सकते हैं। तो पिछली मीटिंग से हम लोगों ने क्या काम किए, अगली मीटिंग के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने डिसाइड की। जैसे हम बैठकें करने वाले हैं एमपीबी के साथ, विधायक करेंगे कलेक्टर साहब के साथ, उनके नेतृत्व में। हमारे 2-3 और हैं ऐसे विभाग जहां हमारे जनप्रतिनिधि सेटिस्फाई नहीं हैं उनके काम से, तो बेटर है कि सब एक साथ एक कमरे में बैठकर जो भी अपनी समस्याएं हैं वो निकाल कर रखें। ज्यादातर बात हुई है अपनी लाडली बहना पे, और देवास में सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट काम हुआ है। तो कलेक्टर साहब मुझे वही आंकड़े बता रहे थे कि 3 लाख से ऊपर शायद वही 2 लाख 80। कलेक्टर साहब आप आओ ना, आप भी आओ और जनप्रतिनिधि आए। मैम, कन्नौज सिविल हॉस्पिटल में करीब 1 साल से ज्यादा हो गए सोनोग्राफी मशीन आई है और अभी तक ओपनिंग नहीं हुई उसकी, और ना कन्नौज हॉस्पिटल कन्नौज में मैडम। हाँ, और गर्भवती मुझे बता रहे हो तो मैं इमीडिएटली इसके ऊपर स्टोर रूम में रखी हुई है मैडम, 1 से 1.5 साल हो गया है, स्टोर रूम में ही रखी हुई है सोनोग्राफी मशीन। न गर्भवती महिलाओं को उपचार भी नहीं मिल रहा है मैडम, प्राइवेट निजी क्लिनिक पे जाना पड़ रहा है। एक मिनट, आपने देखा होगा कि सरकार ने भर्तियां, बहुत ज्यादा भर्तियों की अब लिस्ट निकाली है जी। उसमें हम लोग ज्यादा कमी देख रहे हैं अपने सिविल हॉस्पिटल्स में, अपने मेडिकल कॉलेजेस में। जैसे हमारे यहाँ भी शिवपुरी में भी हमारे कई पद खाली हैं जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो है ही नहीं पद भरने के लिए, तो हमें तो जाके फिर ओपन एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे लोगों को लाने की। मुझे एक अच्छा एक मुद्दा मेरे सामने लाया है जो जनहित के लिए है, तो हम उसको इमीडिएटली देख के, मेरा ये भी बनता है कि मैं रिपोर्ट बनाती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उनके कार्यालय के लिए, तो मैं ये मुद्दा भी उसके ऊपर जरूर प्राथमिकता पे लूंगी। वाहन चेकिंग के नाम पर यातायात विभाग सुविधाएं तो शहरवासियों को नहीं दे रही है, लेकिन चेकिंग और नियमों के नाम पर आमजन से लूट जारी है। और इसी दौरान कभी कभी लोगों का आक्रोश पुलिस या बदतमीजी पर उतर पड़ता है। ऐसे ही बदतमीजी से त्रस्त होकर स्टेशन रोड में एक वाहन सवार महिला बिफर पड़ी, जब यातायात पुलिस ने उसे रोका और नियम के नाम पर उसका चालान कर दिया, जिससे देने से महिला और उसके साथ वाहन चला रहे पुरुष ने मना कर दिया। उसके नाम पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। जिस बीच मेजर शर्मा द्वारा महिला से बदतमीजी से बात की गई, जिसके बाद महिला का 12 सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। महिला का कहना है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला से मिलने आई, लेकिन कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने उससे रोक लिया, लेकिन पुलिसकर्मी अन्य लोगों को ऐसे ही जाने दे रहा था। अरे तुम सबके लिए होंगे भाई, नहीं करो यार, नहीं सबके लिए एक्शन होंगे। हमारे सामने 50 गाड़ियां निकल गई, आपने किसी को नहीं रोका। हमारे पीछे पड़े 300 रुपए के पीछे कहाँ जाएगा, बात से यार, अब सब गाड़ी समझ लो यार। नगर निगम में भी होता है, नगर निगम चौक पे हमारी गाड़ी का चालान, बाकी सारी गाड़ी ऐसी निकल गई। 3 लड़के बैठ के निकल रहे, 3 लड़के बैठ के निकल रहे, मोटरसाइकिल में बना हेलमेट से, उनको रोक रहे हैं। हमारे सामने, हम तो दिन भर वहीं रहते हैं यार, क्या रोक रहे हैं? कानून बताओ, सबको बताओ। सही सर, हम बता देना, मुझे कानून मत बताना। आप नहीं बता रहे, वो रोक तो रहे हैं सब। 50 गाड़ियाँ निकल गई, 50 यहाँ से। ये गाड़ी रुकी है, मेरे सामने आपने रोका, हमने जब बोला आप ऐसे हम जा रहे हैं। बहन जी, आप नहीं बता देना साहब, एसपी ऑफिस करेंगे, बिल्कुल जाएंगे मैडम के पास। अब सबकी गाड़ी निकलती जा रही, मेरे पीछे पड़े, आप भाग जाओगे। ये खड़े लो, ये खड़े, 2 आदमी हैं, आप 2 आदमी इनसे बात करेंगे कि गाड़ी रुक जाए। 6 बजे तक नहीं जाना है कहीं, 6 बजे तक यहीं खड़े, रोको सबकी गाड़ी है, सबसे लो पैसे, लेकिन गाड़ी रोको। हम भी देख रहे हैं घंटे में आप कितनी गाड़ियाँ रोक रहे हैं, सबको रोको। आप हम यही देखेंगे 6 बजे तक।
आप कितनी गाड़ियों रोक रहे, कितने से चालान ले रहे? जाइए, छाया में जाइए। आप एक मिनट। मेरी मजबूरी का फायदा उठाया इस इंसान ने। मेरे सामने 50 गाड़ियाँ निकल गई यहाँ से। 300 रुपया के पीछे मुझे खड़ा कर दिया। सारी गाड़ियाँ ऐसी निकलती जा रही। मैडम क्या हुआ? एक मिनट इधर देखिए, इधर देखिए। मैं एक हेल्प मांगने आई मैडम से। 2 साल से एक पुलिस नहीं बैठ पा रही मेरे साथ रायपुर बाहर। एक बंदे को पकड़ना है, मेरे पास पुलिस है ही नहीं, मेरे पास स्टाफ है ही नहीं। मैं कुछ क्या करूँ? आपके यहाँ बाई नहीं आएगी तो आप क्या करोगे? यही सब कहानी। उसी पर्पज से हम यहाँ आए। इन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने कहा मुझे प्रियंका मैडम से मिलना है, वो चली जाएंगी। हम 10 बार आ चुके, नहीं मिलती वो, बिजी रहती है। मेरा एक मैटर है बाहर का, इन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने कहा अब हम खड़े हो जा रहे हैं, आप सारी गाड़ियाँ निकल रही, उनको रोकिए आप। मेरे लिए सब चालान है, दूसरों के लिए नहीं है चालान। कहले आपसे फुर्सत हूँ जब तो मैं किसी और को रोकूं। मैंने कहा मैं साइड में खड़ी लो, आप रोको। किसी को नहीं रोका। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया, कितने निकल गए? 8-10 गाड़ी निकल गई यहाँ से। जब मैं यही इसी जगह पे अभी किस जगह पर हो रहा है ये? ये अपना वही है ना, कलेक्टर क्या स्टेशन रोड है, एसपी ऑफिस कमाल गोदाम। मुझे तो एरिया ज्यादा पता नहीं रहता है। बदतमीजी नहीं की, आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए, आप लाइसेंस बताइए, आप ये बताइए, आपको मन से नहीं लगता? दुनिया की जमाने की बात कर ली, हमारी रिकॉर्डिंग करने लगे, मैंने कर लूँ। आप क्या चाहते? कौन रिकॉर्डिंग कर रहे थे? वो मोबाइल से जो सफेद शर्ट पहना, मैंने कहा कर लो, मैं नहीं डरती किसी से। कारण क्या था? यही कि आपने हेलमेट नहीं पहना। मेरी गाड़ी है, ये चला रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा तुम चला लो, इतनी दूर जाना धूप में, मैं नहीं चला। ये गाड़ी क्यों चला रहा? हेलमेट हमारे, देखो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, मानते हैं, हम नहीं लगाएंगे। हमारी 50 दवाइयाँ घर में रखी, मैं डॉक्टर ने सख्त मना किया आप हेलमेट नहीं लगाओगे। मुझे माइग्रेन, सर्वाइकल सारी प्रॉब्लम है, गर्दन में इतने बड़ी शेलिंग आ जाती है। एक दिन हमने हेलमेट लगा लिया था, 15 दिन हम पड़े रहे घर में। बदतमीजी की गई है आपके साथ? बदतमीजी है कि आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए, आप बिल्कुल साइड में होइए, हम आपसे निपटेंगे, फिर दूसरों को पकड़े। इतनी देर में तो 100 गाड़ियाँ निकल गई। हम ये चाहते, हम चालान जब देंगे जब आप सारे लोगों को पकड़ोगे 24 घंटे। हम चालान नहीं देंगे 300 रुपए, नहीं तो हम यहीं जहर खाएंगे और मर जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं देंगे। सारी गाड़ियाँ निकल, उनको पकड़ के लाओ। आप नंबर नोट किए, कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, यहाँ कैमरा लगाए कहीं, कौन कौन सी गाड़ी निकली। नहीं, मैं चालान जब दूंगी सर, मैं नहीं दूंगी चालान चाहे कुछ हो जाए। नहीं, आप सारी गाड़ियाँ जो गई हैं वो वापस बुलाओ। आप बिल्कुल नहीं दूंगी मैं चालान। यदि आपको रूल है तो लेडीजों को भी रूल फॉलो करो और जेंट्सों को भी। मेरे पास सब कुछ है, मेडिकल एडिकल। हम ना सिर ढकते हैं भैया, ना हम ये लगाते तुम्हारा हेलमेट। मुझे मरना होगा तो मैं मर जाऊंगी यहीं। क्या नाम है आपका? रेनू जैन। शर्मा जी बताइए, ये आज यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही है? वाहन चेकिंग, ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से वाहन चेकिंग यहाँ मालगोदाम पे पॉइंट था हमारा, वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी समय ये मैडम को और ये भाई साहब उनके साथ में थे, बालक उनको रोका। तो एक तो बड़े मुश्किल से बहस करने लगी, बोले हमें अभी मैडम से मिलना है, मैडम से मिलना है। प्रूफ है मेरे पास, लाइसेंस भी इनके पास, कागज वगैरह इनसे पूछे तो बोले नहीं कुछ नहीं, हम जल्दी जा रहे हैं। बोले मोबाइल में सब है, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है मोबाइल में है, आप हेलमेट नहीं लगाए, हेलमेट के चालान करवाइए। बोले हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना। ये बहन जी बोली हमने ये नहीं बोला, हमने ये मैडम से मिलने के पहले बाद। मैडम से मिलने के बाद आएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई कि मैडम से मिलने के बाद फिर अदर आप चालान के लिए आएंगे। हमने कहा चालान ये बोले कि ये जा रहा है, ये निकल रहे। पहले हमने कहा आपसे तो फुर्सत हो, फिर उनको रोकेंगे, 2 ही लोग हैं हम इधर। बस ये बात, इतनी बात हो रही है। फिर इनका चालान इन्होंने जब कहा आपसे कि इनके मोबाइल में डॉक्यूमेंट, हाँ वो हमने मान ली, चेक किया, वो हमने चेक किया, लाइसेंस बताया चेक किया था इनका, और बाकी बोले ठीक है लाइसेंस है इनके? हाँ लाइसेंस था। इनके कोई मेडिकल इशू भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है इनका। वो इशू है कि कोई केस में ये मैडम से मिलने जा रहे थे, अपने IPS मैडम है जो। क्या किया आपने? अभी हमने इनका ये वो चालान किया है ऑनलाइन 300 रुपये हेलमेट का। बीते कई माहों से नर्मदा का अस्तित्व बचाने, खनिज संसाधनों का दोहन और रेत का अवैध उत्खनन रोकने व कार्रवाई करने की मांग को लेकर मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव, आशीष मिश्रा के नेतृत्व में मोर्चा सदस्य खनिज विभाग पहुंचे। वहीं मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि खनिज विभाग को नींद से जगाने हम अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। इसके बाद कार्रवाई के नाम पर ये विभाग सुप्त है। खनिज माफिया से मोटी रकम लेकर उनके खिलाफ रत्ती भर भी कार्रवाई न करने वाले ऐसे विभाग को धन के लोभी माइनिंग अधिकारी की नींद से उठाने धन दौलत और ताज भेंट करने पहुंचे मध्य प्रदेश मोर्चा भारत के सदस्य। इस दौरान मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव, महासचिव आशीष मिश्रा, बब्बू पटेल, शिवम महिरवार,
दीपक मिश्रा, छोटू कोरी, ऋतिक कोरी, जानू शर्मा, आशु साहू, जितेंद्र, फैजल झारिया, आसिफ, विल्लू रहमान, सन्नी ठाकुर, विवेक गोस्वामी, पीयूष कश्यप, प्रथम, प्रिंस कोरी आदि उपस्थित रहे। अरे भाई वीडियो भी है, आपको बोले तो आप वीडियो भी व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। आप लाइव बोलोगे तो व्हाट्सएप कॉल करके लाइव भी दिखा देंगे। अरे तो 2 मिनट इसमें भी हाथ लगा लीजिए, हम लोग हाथ लगा लीजिए सर, कम से कम हम लोग को संतुष्टि रहेगी, पकड़ लीजिए। अरे यार सर आपकी बात इतनी मानी है। क्या कार्यक्रम विगत पिछले कई महीनों से हम लोग नर्मदा जी में हो रहे अवैध उत्खनन का को लेकर आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इतना सुस्त विभाग है, ये सुप्त अवस्था में है, कार्रवाई नहीं कर रहे। इसको लेकर हम आज गए थे, धन दौलत और ताज लेके गए थे और अधिकारी को जगाने गए थे कि अधिकारी आप ये ले लें और अब तो कार्रवाई करें। उल्टा हम लोग पे कार्रवाई कर दी जाती है, जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, मशीनें जब्त नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई हम लोग पे कर रहे हैं जो आवाज़ उठा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग गए थे, लेकिन अधिकारी को जैसे ही पता चला वो वहाँ से निकल गए। और हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी है, वो भी संलिप्त है, क्योंकि अभी आगामी चुनाव है। हम लोग को ये लगता है कहीं ना कहीं जो पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है चुनाव का, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर नहीं मानते आपकी मांगे, आगे क्या करें? नहीं मानते तो हम लोग निरंतर कार्यक्रम आवाज उठा ही रहे और उठाते रहेंगे। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव। रिसीव किया और आगे कार्रवाई के लिए भेजा। अब क्या है कि अब आप लगा लिए, हाँ लगा लिए, बताया सर ये ज्ञापन दिया है, क्या मतलब लोगों ने किस लिए दिया और क्या? इसमें जो है तो रेत के संबंध में, उत्खनन के संबंध में शिकायत जो है तो दी गई है संबंधित द्वारा, तो इस पर कार्रवाई जो है तो की जाएगी। सर ये इन लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया, 3-4 बार हो गया, अभी तो उत्खनन क्यों नहीं रोका जा रहा, किस तक? उसमें पहले भी जो तो ज्ञापन दिए गए थे और उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी लगभग 4-5 अवैध भंडारण के केस भी बने हैं, अवैध उत्खनन का भी केस बना है और आगे भी कार्रवाई जो है तो जहाँ भी शिकायत आ रही है वहाँ पे कार्रवाई की जाए। सर ये सहपुरा का ये बेल दे रहे हैं, इनके पास वीडियो फुटेज भी है, उसके बाद भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कारण? सहपुरा बेल्ट में ही कार्रवाई हुई है, जो भी हुई है कार्रवाइयाँ सहपुरा बेल्ट में ही हुई है और आगे इस पर और भी कार्रवाई जो है तो की जाएगी। सर आपका नाम और पता? सतीश मिश्रा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।